जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से आपको सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया हूं पर्यावरण के बारे में, कब से प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, क्या इफेक्ट है, कैसे, सभी तरह के क्वेश्चन आपको बता दिया हूं। आज सिर्फ टॉपिक पे बात करूंगा। आज सिर्फ टॉपिक पे बात करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के व्यू से। यूपीएससी के हम इसको रीढ़ कहते हैं। क्या रीढ़ कहते हैं यूपीएससी के? क्योंकि छोटा सा सिलेबस में 30 से 35 क्वेश्चन इससे पूछता है। कितना? 30 से 35 क्वेश्चन इससे पूछता है। साथ में इससे करेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन रहता है। करेंट से जितना करेंट अगर ये पूछता है यूपीएससी, उससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड अगर ये पर्यावरण पारिस्थितिकी से पूछता है, सबसे, या विश्व में पूछ ले, भारत में पूछ ले, किसी राज्य में पूछ ले, या कहीं समुद्री इलाका में पूछ ले, कहीं भी ये पूछ सकता है। ये पूछता है। इसका करेंट अफेयर्स का भी वीडियो में देखूंगा ये कहाँ से उठाता है बीपीएससी और यूपीएससी। बीपीएससी बहुत, इसको जो यूपीएससी छोड़ देता है उसी को बीपीएससी कंट्रोल करता है। इसको देखिए, समझिए, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी आपको देता हूँ कि एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आगे की ओर देखता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट? इसको हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव। इसको देखते हैं, हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? तो हरित गृह प्रभाव उसे कहते हैं जो सूर्य से आई प्रकाश पृथ्वी पर, और पृथ्वी इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। क्या इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं? आपको समझ में नहीं आया होगा। एक सीधा सी एक तन्नी को उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। पृथ्वी पर 30 डिग्री सेल्सियस, अगर पृथ्वी पर 30 डिग्री सेल्सियस आता है सूर्य प्रकाश, क्या सनलाइट अगर 30 डिग्री सेल्सियस आती है और इसको पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है, पृथ्वी की औसतन तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस होती है। 15 से 17 डिग्री सेल्सियस होती है। क्या होती है? 15 से 17 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी की औसतन टेम्परेचर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शायद आप पहली बार सुने होंगे कि पृथ्वी कितना टेम्परेचर होता है। आगे की ओर देखता हूँ। जो इतना आती है पृथ्वी पे और इतना डिग्री, ये पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको छोड़ती नहीं है। अगर ये छोड़ के पृथ्वी अपना आप ठंड हो जाए या -30 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस रात के समय हो जाए, तो क्या आपको अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे जीवन की क्या होगा? इसी को क्या कहते हैं? इसी के हरित गृह प्रभाव, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको और समझते हैं। छोटा सा लाइन में इसको समझा जाए तो रात की समय पृथ्वी को गर्म रहना ही, रात की समय पृथ्वी को गर्म रहना ही क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है। क्या हरित गृह प्रभाव कहलाती है? फर्स्ट लेक्चर आपको कंप्लीट हो गया होगा। इससे आप रात के समय पृथ्वी के गर्म रहना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। हरित गृह प्रभाव कहलाता है। इससे आपको एकदम कंप्लीट है, जो आपको समझ में आया होगा। मैं विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक के पर बात करते हैं। अगला होगा इससे इफेक्ट, क्या इफेक्ट, महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इसको बारे में समझेंगे।
इसको देखूंगा महत्व के बारे में। अगर पृथ्वी पे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस आती है और माइनस में अगर आ जाए टेम्परेचर, तो क्या हमारा जीवन संभव हो पाएगा? क्या हो पाएगा? नहीं ना। तो इसी को महत्व कहते हैं। क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन संभव रहता है टेम्परेचर की वजह से। क्या? टेम्परेचर की वजह से। क्या चीज़ की वजह से? टेम्परेचर की वजह से ये पृथ्वी पर जीवन संभव रहता है। शायद ये पहला बात आपने सुना होगा। समझ, इसको और समझाते हैं और डिटेल में इसको देखिए। इसको और एक लाइन में समझा जाए तो इस घटना, क्या घटना? हरित गृह प्रभाव अगर पृथ्वी पे नहीं होती, हरित गृह प्रभाव पृथ्वी पे नहीं होती तो इस घटना से हमारा जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी पर क्या जीवन संभव नहीं हो पाता। इसको शायद आप समझ में आया होगा, इसको बारे में मैं यकीन कर। एक देखते हैं वैश्विक तापन। क्या होता है? वैश्विक तापन। वैश्विक तापन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक तापन किसको कहते हैं? वैश्विक तापन उसे कहते हैं जो हरित गृह प्रभाव में हुई वृद्धि को ही वैश्विक तापन कहते हैं। क्या हरित गृह प्रभाव अगर तेजी से 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर होती है तो हालत खराब हो जाता है मनुष्य के। अगर 50 डिग्री सेल्सियस, हाफ सेंचुरी 50 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर अगर आ जाए तो यहाँ भी जीवन को क्या होगा जो आप यकीन लगा सकते हैं। इसको आगे की ओर देखता हूँ। वैश्विक तापन किसको कहते हैं? हरित गृह प्रभाव में हुई वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्विक तापन कहते हैं। शायद ये आपको समझ में आया होगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसको मैं जस्ट मिटा रहा हूँ और जस्ट मिटाला के बाद आपको एक और बात समझाऊंगा जो आप शायद नया समझे होंगे, आप इसको नहीं समझे होंगे कभी। इसको देखते हैं। पृथ्वी का वैश्विक तापन बढ़ रही है। ये पृथ्वी का वैश्विक तापन बढ़ रही है, इससे हम जिम्मेदार मानेंगे खुद को मतलब अपना आप को। क्यों? कब से ये बढ़ रही है? औद्योगिकरण हुई है तब से। औद्योगिकरण हुई है तब से हमेशा की तरह सब चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर एक तरह के देखिएगा उसमें इसका क्या होता है? औद्योगिकरण का रोल होता है। क्या होता है? औद्योगिकरण का। एक थोड़ा टॉपिक से हट के बात करता हूँ, जल प्रदूषण पर। आप कहिएगा जो जल प्रदूषण कैसे होगा औद्योगिकरण से? ये तो वायु प्रदूषण हो सकता है ना। जल प्रदूषण से एक कारखाना है, क्या चीज का? लोहा गलाने वाला प्लांट। क्या है? लोहा गलाने का प्लांट है। लोहा गलाने का, आयरन गलाने का प्लांट है। क्या मान लिया जाए तो ये प्लांट कचरा, क्या होता है? कचरा जो होती है उसको क्या करती है? गंगा जी, जो गंगा माँ होती है उसमें गंगा में ये गिराती है तो ये से क्या होगा? इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जल प्रदूषित होगा। क्या होगा? जल प्रदूषित होगा। हम अपने आप को ये जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि अगर सरकार जो अभी चला रही है हमारे समझ से जल प्रदूषित, वायु प्रदूषण, ये सब जितना ये सरकार चला रही है
ये चलाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जितना अभियान जो आप चलाते हैं सरकार से, मैं ये आग्रह करता हूँ कि आपको चलाने से नहीं होगा। जितना कचरा वो बंगाल की खाड़ी में तो जाके गिर जाएगा, लेकिन अभी से पैमाना लगाना चाहिए सरकार को, अभी से रोक लगा दो। अपने आप साल से 1.5 साल 2 साल में सब क्लियर होगा। साल से 1.5 साल के अंदर में सब क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूपी में बनारस एक जगह है। उस जगह पर गंगा जी को जब देखते हैं तो वहाँ की धरती जनाई जाता है। कितना समतल जो होती है वो जनाई पड़ता है। लेकिन यहाँ जो पटना देखिए और अदर में देखिए, अदर में कहीं नहीं ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्वच्छ लोग रखते हैं। पृथ्वी को हम ही लोग बचा सकते हैं, एक तरह से कहिए तो हम ही लोग बचा पाएंगे, न तो किसी को संभव नहीं है जो इस पृथ्वी को दोबारा। इसको मैं सिद्धांत, अभी बहुत सारे इंजीनियर जो है वो सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत पर मैं बात करूंगा बाद में। पहले इस टॉपिक पे बात करता हूँ। 2 मिनट आपसे टाइम ले लिया हूँ सारा। औद्योगिकरण से कहीं ना कहीं इसको देखते हैं। कचरा पहले 0.5% अगर जो बहती थी तो इससे 1% के आसपास था। 0.5 से 1% के आसपास ये थी। लेकिन जब से औद्योगिकरण हुई है तब से तो क्या हो गया, तब से 1.5 से 2.0 के आसपास हो गया। 2.0 के आसपास हो गया। एक कार्बन डाइऑक्साइड पर आपको चर्चा करना चाहता हूँ। एक देखिए कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिकरण होने से पूर्व क्या हुआ था, 0.0028% था। ये पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, होने के समय में 0.033% क्या था वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, टॉपिक के अभी जस्ट आ रहा हूँ, इससे हट के थोड़ा बात करता हूँ। उसके बाद में अभी समय वर्तमान में देखा जाए 0.04% है। कहीं ना कहीं ये बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार खुद मैं हूँ, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ही इतना बढ़ रहा है। नहीं तो औद्योगिकरण नहीं होता तो इतना नहीं बढ़ता। इसे बताऊंगा, प्रदूषण वाहन से भी होता है, लेकिन आगे की ओर चर्चा करूंगा। ये बात तो आपको समझ में आया होगा ना, ये बात आपको फुल्ली समझ में आया होगा। जिम्मेदार गैस, ये तो कहीं ना कहीं ये गैस से होती है। क्या होती है? ये गैस से होती है। पहला नंबर में क्या बताया हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आया। दूसरा नंबर में इसका महत्व क्या है। तीसरा नंबर में वैश्वीकरण के बारे में बताए थे, वैश्विक तापमान। चौथा नंबर की ये बात करता हूँ किन गैसों के महत्व है और किन गैसों के कारण होती है। तो गैसों के कारण कौन गैस के कारण, किन गैसों के कारण। तो इसमें देखेंगे CO2, इसको ध्यान से देखिएगा। CO2, एक और CO2 के बारे में बात करता हूँ। CO2 दोनों के अंतर मैं अभी जस्ट समझाऊंगा, क्यों जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, इसके लिए हम क्यों जिम्मेदार है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इससे आज बहुत चीज़ आपको समझ में आएगा। N2O, H2O, आप बोलिएगा फिर जी H2O क्या है, ये तो जल है, इसको बारे में भी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। N2O, H2O और एक है फेरस। ये सभी गैसें बहुत जिम्मेदार है, बहुत से बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। आगे की ओर देखता हूँ, जिम्मेदार CO2 के बारे में पहले चर्चा करता हूँ। CO2
पूरे, ये मैं आंकड़ा जो बताया हूँ ये सिर्फ भारत का ही नहीं बताया हूँ, ये आंकड़ा पूरे विश्व का है। क्या है? पूरे विश्व का आंकड़ा है, क्योंकि पूरे विश्व ये जिम्मेदार है जो कौन क्या है कैसे है। जो इसका देखता हूँ CO2 ये 65% है। कार्बन डाइऑक्साइड ये वाहन से प्रदूषित होने वाले के लिए 65% कार्बन डाइऑक्साइड इससे प्रभावित होती है और इससे बहुत ज़्यादा क्षति होने की संभावना है। इससे बचने के उपाय भी बताऊंगा। ये तो इफेक्ट बता रहा हूँ अभी मैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ये नवीकरण क्या है? नवीकरणीय के कारण होता है। ये क्या होता है नवीकरणीय के कारण? नवीकरणीय के कारण ये होती है पृथ्वी पे जितनी वन पेड़ पौधा क्या है, पेड़ जितने हम काट करके हटा देते हैं वो हम अपना उपयोग में ले जाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ज़्यादा फैलती है। क्यों फैलती है? मान लिया जाए जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता हूँ, ऑक्सीजन के ग्रहण करता हूँ, उसी टाइप से पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। उससे ही ऑक्सीजन जो होती है जो हम लोग लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो ग्रहण करती है। तो जो पेड़ पौधा जिसका ग्रहण करने की क्षमता मान लिया जाए एक व्यक्ति से 65% एगो से था, उस पेड़ को काट दिया जाए तो ये 65% क्या होगा? कहीं ना कहीं तो वायुमंडल में ये वायुमंडल में घूम रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। इसको चर्चा करता हूँ। तो इसका जो होता है पेड़ पौधे के काटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उससे क्या होता है? उससे भी कहीं ना कहीं हरित गृह प्रभाव का इफेक्ट पड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको 11%। इससे क्या होता है? पूरा प्रदूषित 11% इससे प्रदूषित होती है। 11% में ये पूरा मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि मैं इस थ्योरी में बता चुका हूँ पहला लेक्चर में। आप इस लेक्चर को नया देख रहे हैं तो पिछला लेक्चर जरूर देखें। पिछला लेक्चर में आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। इसको शुरुआत हुआ था 5 जून 1972 में शायद आपको ये मालूम होगा। N2O कहीं ना कहीं N2O भी जिम्मेदार है। तो ये है लगभग 6% के आसपास। क्या है? ये 6% के आसपास है। N2O कहीं ना कहीं 6% के आसपास है। और ये फेरस ये कितना होती है? लगभग 2%। क्या होती है? 2%। क्या होती है? 2%। कहीं ना कहीं आगे की ओर चर्चा करता हूं मैं। शायद ये इसको बारे में आपको पता चला होगा, आपको मालूम है ना। आगे की ओर बात करता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.04% है। कितना है? 0.04% है। कितना है? 0.04% है। इसको देखता हूं जस्ट। इसको समझ में आया होगा आपको। एगो कार्बन सिंक और कार्बन शार्क के बारे में पढ़ना है। कार्बन सिंक और कार्बन शार्क के बारे में पढ़ना है। कार्बन सिंक, कार्बन शार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। कार्बन सिंक जो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? कार्बन सिंक कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड को की क्षमता रखता है उसे, इसका देखता हूँ कार्बन सिंक के बारे में। जो कार्बन डाइऑक्साइड को पचाने की क्षमता रखती है उसे कार्बन सिंक कहते हैं। और जो उत्सर्जित करता है उसे कार्बन शार्क कहते हैं।
उत्सर्जित, सर्जित, उत्सर्जित, उत्सर्जित जो करती है उसे कार्बन सार्ग कहते हैं, और जो उत्पन्न, जो अवशोषित, अवशोषित करने की क्षमता रखती है, जो अवशोषित करने की क्षमता रखती है उसे कार्बन सिंक कहते हैं। आगे की ओर टॉपिक पे बात करता हूँ फिर, ये शायद आपको समझ में आया होगा। इसको लिए कुछ बात करता हूँ। एक होता है, यूपीएससी पूछा है क्वेश्चन, ग्रीन कार्बन किसे कहते हैं। एक ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, इसे सारी बात बताएंगे। ग्रीन कार्बन किसे कहते हैं? ग्रीन कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या पौधा ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है उसे ब्लू या ग्रीन, उसे क्या, उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं। ग्रीन कार्बन किसे कहते हैं शायद आपको समझ में आया होगा। आगे टॉपिक पे बात करता हूँ। अगला टॉपिक, ये छोटी छोटी बातें थी। अगली बात है जो किस देश कितना जिम्मेदार है, किस देश कितना जिम्मेदार है, इसको बारे में देखता हूँ। यूपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछा है। किससे? भर भर के क्वेश्चन पूछा है देश के बारे में, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कहीं से भी उठा सकता है वो क्वेश्चन। ये लगी पृथ्वी से, वायुमंडल से, वर्ल्ड से, जलमंडल से, किसी भी मंडल से क्वेश्चन उठा सकता है। इसको देखता हूँ 2013 से पूर्व 2013 से पूर्व, 2013 के बाद 2013 के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शायद इस आंकड़ा को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है यूपीएससी या किसी भी वनडे एग्जाम के भी तैयारी करना है तो इसको देखो, इसको समझो। 2013 में सबसे ज़्यादा, 2013 से पूर्व सबसे ज़्यादा कोई था तो यूएसए। क्या था? प्रदूषित फैलाने में यूएसए क्या था? सबसे ज़्यादा प्रदूषित फैलाने वाला। उसके बाद मैं देखता हूँ यूएस के बारे में। इसके बाद की बात है, अभी 2013 में, वर्तमान में 13 में चीन है। क्या है? चीन है। 2013 में के बाद से ये आंकड़ा बता रहा हूँ तो ये चीन है। और चीन जो है 29% कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने वाली ये एकमात्र देश है। 29 बहुत बड़ी आंकड़ा होती है, बहुत बड़ी आंकड़ा 29% होती है। दूसरा नंबर पे यूएसए, अमेरिका। यूएसए अमेरिका की बात करता हूँ, ये अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा नंबर पर था 2013 से पूर्व की चीन थी। क्या थी? चीन थी 2013 से पूर्व, जबकि ये पलट करके एक नंबर पे चीन चलाया, 2 नंबर पर अमेरिका चलाया, जबकि एक नंबर पे अमेरिका था और दूसरी नंबर पर चीन थी। ये लगभग 16% कार्बन डाइऑक्साइड फैलाती है। कितना? 16%। इसके बारे में बात करता हूँ। इसके बाद अपना भारत भी कम नहीं है। भारत कितना है? ये बहुत बड़ी आंकड़ा है, 7%। क्या है? ये 7%। ये 3 को बहुत है, इससे और अगर जानना चाहते हैं तो रूस के बारे में देख लीजिए। रूस जो है, जो 5%, कितनी? 5%। ये 4 को बहुत बड़ी आंकड़ा हो जाती है। अगर और देखना चाह रहे हैं तो एक देख लीजिए जापान जो है, जो लगभग 4%। कितना? 4%। ये बहुत बड़ी है। ये 3 गो मैक्सिमम 3 गो है, ठीक है, बहुत है, 4 गो ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ऐसी आपको घुमा के पूछेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। क्या आपको पता नहीं चलेगा? इसके लिए इससे रिलेटेड आप करेंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। और इसका मैं तब तक के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ज़्यादा
देखने से मतलब बाउंस कर जाइएगा। और आगे की ओर कल का टॉपिक पे बात करूँगा इसी टॉपिक पे, और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिए, क्योंकि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, वन डे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसू क्वेश्चन रहेगा, लेकिन रहेगा। मेरे दोस्त कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।